नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के बड़े आंदोलन की, ईवीएम पर फंसी बीजेपी की, देखेंगे नीतीश के खिलाफ क्या है बीजेपी का प्लान, महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है मंत्रालय के बंटवारे का काम, जानेंगे केजरीवाल के एक और बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर लगे बड़े आरोपों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी, दुकानदारों से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद के अध्यक्ष बने जस्टिस मदन लोकुर सुप्रीम कोर्ट से साल 2018 में हुए थे रिटायर। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दी जानकारी। जॉर्ज सोरोस से मिलने के आरोप पर बोले शशि थरूर, कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर पर हुई थी सोरोस से मुलाकात। 2009 में थरूर ने की थी सोरोस से मुलाकात। कुवैत पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, उप प्रधानमंत्री शेख फहाद ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर हैं पीएम मोदी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अमित शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग पर अड़ गया है। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद अब विपक्षी दलों ने इस लड़ाई को सड़क पर तेज करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 3 दिन लगातार अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, तो टीएमसी और बीएसपी ने भी इसे लेकर बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 24 दिसंबर को देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के चुनाव में जनता से जो धक्का लगा है, उससे ये लोग संभल नहीं पा रहे हैं। 400 पार और संविधान को बदलने के सपने को संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने जिस तरह तोड़ा है, उससे इनमें कुंठा पैदा हो गई है। अमित शाह के मुंह से जो शब्द निकले वो गलती से नहीं निकले। अगर गलती से निकले होते तो माफी मांग लेते। ये बीजेपी की असली नीयत को दिखा रहा है। खेड़ा ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी 22-23 दिसंबर को देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे, साथ ही बाबा साहेब और संविधान पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के लोग सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेंगे, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा 26 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी जी बेलगावी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय हुई थी। इस महत्वपूर्ण दिन को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग बेलगावी में होगी और 27 दिसंबर को बेलगावी में ही एक विशाल रैली होगी। इसके अलावा टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अमित शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए 23 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी, जबकि बीएसपी चीफ मायावती ने भी 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। अमित शाह का जितना बचाव करने की वो कोशिश कर रही है, उतना ही मुश्किल में वो फंसती दिखाई दे रही है। तो ईवीएम के मुद्दे पर भी वो घिरती दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव का मामला पहुंचा था, जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। तो क्या फैसला दिया हाईकोर्ट ने और क्या रही केंद्र की प्रतिक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने के आरोप लगाता है। खासकर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी भी हो गया, लेकिन इस बीच खबर आ गई कि केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया है। नए बदलाव में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। यानी चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण का हिस्सा नहीं रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। जबकि 1961 के चुनाव आचरण नियमों के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। इस संशोधन को लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग, पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा
कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग की ओर से मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्दी ही कानूनी चुनौती दी जाएगी, यानी अचानक से केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाना विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है। हाईकोर्ट का फैसला आया, वैसे ही केंद्र ने कानून में ही बदलाव कर दिया। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया सवालों में आ गई है। आखिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार क्या छिपाना चाहती है? वैसे सवालों में तो इस समय नीतीश कुमार की कुर्सी भी आ गई है। अमित शाह ने बिहार के सीएम पद को लेकर जब से बयान दिया है तभी से जेडीयू परेशान है और अब बिहार बीजेपी ने भी नीतीश से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है जिससे जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो चली हैं। हाल ही में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व तय है और इस पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जायसवाल महज 24 घंटे के अंदर ही अपने बयान से पलट गए। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम फेस पर फैसला आलाकमान लेंगे, हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। जायसवाल के 24 घंटे के अंदर अपने बयान से यू टर्न लेने की वजह अमित शाह को माना जा रहा है कि जायसवाल को दिल्ली हाईकमान से हिदायत मिली है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बिहार में सीएम फेस को लेकर कहा था कि ऐसे फैसले टीवी चैनलों पर बैठकर नहीं बल्कि पार्टी की बैठक में लिए जाते हैं। यानी नीतीश के सीएम फेस होने या ना होने को लेकर उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसे लेकर अब माना ये जा रहा है कि बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक ओर बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में दोहराने की तैयारी में है, तो वहीं अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद लोग नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाता है या फिर नीतीश कुमार दूसरा एकनाथ शिंदे बनने से बचने के लिए कोई अलग ही फैसला लेते हैं। नीतीश को बीजेपी अब सीएम पद नहीं देगी। बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होगा, तो महाराष्ट्र में अभी भी खेल चल रहा है। 5 दिसंबर को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। सरकार में 42 मंत्री बिना मंत्रालय के ही काम कर रहे हैं। तो क्यों मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा हुआ है पेच? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और अब 21 दिसंबर यानी कि आज विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच लगातार मायावती में अनबन की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है और इन चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भुलाकर नई मिसाल कायम करने का फैसला किया है। दरअसल अब शिंदे ठाकरे के प्रति नर्म तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला किया है। शिंदे के इस फैसले पर अभी तक उद्धव गुट से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे राहत मिलेगी। बता दें कि शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार कर लिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दे दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वे शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूद पैसों पर दावा नहीं करेंगे। इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसे को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को देने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिंदे ने इससे पहले ये फैसला क्यों नहीं किया? क्या सच में शिंदे मायावती छोड़ने का मन बना रहे हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार के बार-बार सीएम की कुर्सी को लेकर दिए जा रहे बयानों ने ये साफ कर दिया है कि मायावती में अब शिंदे को किनारे लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब शिंदे ने खुद की नई जमीन तलाशने का काम शुरू कर दिया है। उद्धव को लेकर शिंदे के तेवर तो नरम पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन क्या उद्धव भी नरम पड़ेंगे? इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
तो नजरें इस समय दिल्ली विधानसभा चुनावों पर भी टिकी हुई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान महीने भर के अंदर ही हो जाएगा और चुनावों से पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या ऐलान किया केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दलित परिवार के छात्रों की विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और आने जाने का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इस योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी यही योजना लागू होगी। भाजपा और अमित शाह ने जो अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, उसका जवाब हम इस योजना से देने का काम कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जगदीप धनखड़ पर टीएमसी के बड़े आरोपों की। इस बार संसद में काम कम, टकराव ज्यादा दिखाई दिया। अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर विवादित बयान देने के बाद तो संसद जंग का मैदान ही बन गई थी। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर टीएमसी ने बड़ा खुलासा किया है, देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र विवादों से घिर गया है। विपक्ष तो पहले से ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर भेदभाव करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब टीएमसी के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाही के दौरान करीब 30% समय तक सभापति खुद बोले हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही 43 घंटे चली। इनमें से 10 घंटे विधेयकों पर चर्चा हुई, 17.5 घंटे संविधान पर चर्चा हुई। शेष 15.5 घंटे में से 4.5 घंटे यानी लगभग 30% समय राज्यसभा के सभापति बोलते रहे। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि सभापति ने बहुत ज्यादा समय लिया, इससे सदन का काम प्रभावित हुआ। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या जगदीप धनखड़ संसद में कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक घमासान तेज होता दिख रहा है। बता दें कि इससे पहले विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। विपक्ष के कुछ नेता इस प्रस्ताव को अगले सत्र में फिर से लाने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ पक्षपाती हैं और उनकी कार्यशैली पर उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में सभापति मुश्किलों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।